मैं डॉक्टर सुबोध कुमार झा, साहित्य प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो, दरभंगा में कार्यरत। आज हम अपने महाविद्यालय छात्रों के लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर साहित्य विषय से महाकवि बाण भट्ट, संस्कृत साहित्य के इतिहास से महाकवि बाण भट्ट की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। यह शास्त्री प्रथम खंड, शास्त्री द्वितीय खंड एवं शास्त्री तृतीय खंड के साथ साथ उपशास्त्री प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड के भी छात्र इसको तैयार कर सकते हैं और परीक्षा उपयोगी बना सकते हैं। क्योंकि अभी वर्ग महाविद्यालय बंद है, इस विषम परिस्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से ऐसे प्रश्नों का चयन किया जाता है ताकि सभी छात्रों को लाभ हो सके। अतः प्रश्न है, बाण भट्ट का संस्कृत साहित्यिक जीवन पर प्रकाश डालें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। प्रश्न उत्तर है, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विश्लेषक एवं प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ अनेक विद्वानों के अपने आलेख में महाकवि बाण भट्ट की प्रतिभा एवं उसकी सांस्कृतिक दृष्टि की विवेचना की है। बाण भट्ट यूँ तो सम्राट हर्ष के समकालीन माने जाते हैं, अर्थात 606 से 648 ईस्वी के बीच। इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथों में से हर्षचरित और कादम्बरी अति प्रशंसनीय है। इतना ही नहीं को तत्कालीन सभ्यता संस्कृति का दर्पण माना जा सकता है। हर्षचरित में उपलब्ध सांस्कृतिक सामग्री पर प्रकाश डालते हुए महाकवि सांस्कृतिक दृष्टि की मीमांसा कही जा सकती है। महाकवि बाण भट्ट की बुद्धि बड़ी गहरी थी और वो मेधा विस्तृत व्यापक थे। नए नए विषयों का ज्ञान प्राप्त करना उनके लिए वो सदैव उत्सुक रहते थे। कहते हैं कि इस संसार में अनेक प्रत्यक्ष अनुभवों का वो घुमंत प्रवृत्ति के माने जाते हैं। इस हेतु उन्होंने अपने स्थान आदि का सूक्ष्म अवलोकन कर जो काव्य के रूप में वर्णित किया है। महाकाव्य में यूँ तो बाण भट्ट की दृष्टि बड़ी पैनी है। वस्तुओं, स्थानों अथवा प्रसंगों का एक अमिट चित्र उनके मस्तिष्क में हो जाता था और उसे वो सूक्ष्म अवलोकन शक्ति और कवि सुलभ प्रतिभा के प्रमाण के रूप में हर्षचरित और कादम्बरी में मिलते हैं। 7वीं शती की भारतीय संस्कृति का रूप चित्रण करने के लिए बाण भट्ट किसी विशिष्ट कला संग्रह के उस संग्रह अध्यक्ष की भांति है जो प्रत्येक कलात्मक वस्तु का पूरा ब्यौरा दर्शक को देकर उसके ज्ञान और आनंद की प्रतिभा बुद्धि को दर्शाता है। तिलक मंजरी के लेखक धनपाल ने उनकी उपमा अमृत उत्पन्न करने वाले गहरे समुद्र से दी है। बाण भट्ट 7वीं सदी में विद्वान थे। इस समय गुप्तकालीन सभ्यता संस्कृति पूर्ण उत्कर्ष पर थी। कहते हैं कि साहित्य में वर्णित कला, धर्म, दर्शन, राजनीति, आचार विचार आदि के अधिकांश उल्लेख गुप्तकालीन संस्कृति पर भी प्रकाश डालते। बाण का हर्षचरित भारत के उस स्वर्णिम युग के सांस्कृतिक इतिहास का अपूर्व साधन बन जाता है। बाण भट्ट ने काव्य एवं गद्य की शैली के विषयों में भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ऐसे कवियों को कवि कहा है जो राग द्वेष से भरे हुए हैं, वाचाल एवं मनमाने ढंग से कविता करते हैं। अपनी कविता द्वारा नई सृष्टि की रचना करने वाले कवि थोड़े ही हैं। बाण भट्ट स्वभावोक्ति को पसंद नहीं करते थे, जो उनके प्रवृत्ति कवियों को प्रिय थी। उन्होंने कादम्बरी की भूमिका में लगातार श्लेषों से भरी हुई शैली की प्रशंसा की है, जिस काव्य के विषय की नवीनता, बढ़िया स्वभावोक्ति, अक्लिष्ट श्लेष, स्फुट रस और भारी भरकम शब्द योजना हो, उसे बाण भट्ट उत्कृष्ट काव्य के रूप में स्वीकार करते थे। बाण भट्ट की रचना में इसी समन्वयवादी दृष्टि का समावेश मिलता है।
उनके विषय की न्यूनतम श्लेष प्रधान शब्दों की अद्भुत योजना, वस्तुओं को यथार्थ वर्णन और समास बहुल पद विन्यास, ये चारों गुण एक साथ प्राप्त होते हैं। और इसके साथ ही कथा में बहुत सारी रसधारा भी सहज ही प्राप्त होती है। यूँ तो इन्होंने अपने काव्य की संरचना काल में कादम्बरी को कथा और हर्षचरित को आख्यायिका माना है, किंतु कथा और आख्यायिका के स्वरूप और परस्पर भेद को लेकर उस समय के मत एक नहीं थे। दंडी के मत से तो कथा और आख्यायिका में मात्र नाम का ही भेद है। दंडी का मत क्या है कि दंडी ने कहा है कथा और आख्यायिका ये मात्र दोनों शब्द के अंतर है, दोनों की एक ही जाति है। पर बाण ने हर्षचरित के प्रारंभ में कहा है चपलतावश मैं इस आख्यायिका रूपी समुद्र में अपनी जीवा का चप्पू चला रहा। कादम्बरी की भूमिका में बाण ने उसे कथा कहा है। बाण भट्ट ने हर्षचरित के आरंभ में कुछ प्राचीन कवियों का उल्लेख किया है। उन्होंने महाभारत कार व्यास की प्रशंसा में लिखा है कि उन्होंने अपनी वाणी से भारत नामक ग्रंथ को ऐसे पवित्र किया जैसे सरस्वती नदी भारतवर्ष को पवित्र करती है। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि उस समय हमारा देश एक संगठित भौगोलिक इकाई बन चुका था और भारतवर्ष के नाम से जाना जाता। वह उदिच्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य और गौड़ या प्राच्य इन चार स्थूल विभागों में बटा हुआ था। बाण के उल्लेखों से यह भी पता चलता है कि महाभारत 7वीं सदी तक पूर्ण विकसित स्वरूप में आ चुका था, अर्थात यह भी कह सकते हैं कि भारत की संरचना हो चुकी, काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। वह भारत ही नहीं 72 भारत एवं द्वीपांतरों में भी प्रवाहित हो चुका था। इस प्रकार बाण भट्ट की प्रशंसा में जितना भी कहा जाए वह कम है। इसीलिए एक लोकोक्ति उनके शब्दों में चल चुकी है कि बाणो सिस्टम जगत सर्वम, अर्थात बाण की जूठे, बाणो सिस्टम जगत सर्वम, जितने भी शास्त्र हैं सभी बाण भट्ट के जूठे हैं। कहने का है कि किसी भी काव्य की नवीनता के लिए स्वभावोक्ति, अक्लिष्ट श्लेष, स्फुट रस और शब्द योजना और रस का समावेश, इन सभी गुणों से संपन्न जो काव्य हों वही काव्य मूल रूप से काव्य कहा जा सकता है। और इसके बाण भट्ट ने दो पार्ट कर दिया है, कथा और आख्यायिका, जबकि दंडी महोदय ने कहा है कथा और आख्यायिका में मात्र शब्दों का अंतर है, दोनों एक ही चीज़ है। मूलतः साहित्य में बाण भट्ट अति महत्वपूर्ण है। उस समय चूँकि गुप्तकालीन के समय में हुए और यह 604 से 647 ईस्वी के बीच मध्य इन्होंने अपना प्रवास किया। और बाण भट्ट कवि के बारे में जदा कदा कहीं और अतिरिक्त भी लेख मिलते हैं जो अति प्रशंसनीय हैं। और इस प्रकार से दंडी के मत को भी विभाजित कर उन्होंने उनकी स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किए हैं। तदनुरूप उन्होंने अपनी विशेषता में यह बात कही है कि आख्यायिका रूपी समुद्र में मैं अपनी जिह्वा समान चप्पू चला रहा हूँ। अतः हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि बाण भट्ट के काव्य ने केवल साहित्य संपदा और आनंद प्राप्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से भी इनका बहुत ही महत्व है। इसलिए इस ग्रंथों का भी संस्कृत साहित्य में स्थान सार्वभौम के रूप में प्रतिपादित है। इति
इस प्रश्नों को परीक्षोपयोगी बनाकर छात्र इसे बार बार सुनकर इनके जीवनों को भी वर्णित कर सकते हैं।